बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th बायोलॉजी का आज हमारा जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने बड़े गौर से पढ़ना है और आपको आराम से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन से। वेरिएशन क्या होती है अगर आप गौर करें तो हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन का बेसिक मकसद पता है क्या होता है। रिप्रोडक्शन का बेसिक मकसद होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मुंतकिल कर देना, ताकि वो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब आगे नए इंडिविजुअल बनाएगी तो वो उस स्पीशी का तसलसल बरकरार रहेगा। ये बेसिकली मकसद होता है। और असल में होता क्या है कि दो पेरेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जितनी इंडिविजुअल्स बनते हैं यानी जिनके दो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी 100% अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। इसकी दो वजह हैं लेकिन जो मेजर वजह है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक जनरल बात बताता हूँ। यानी ये अगर हम बात करें तो ये हैं जी पेरेंट्स और इनसे बनते हैं ऑफस्प्रिंग। तो हम कहेंगे अगर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि स्पर्म्स और एग्स आपस में यूनाइट हुए हैं, तो कभी भी ये जो ऑफस्प्रिंग है दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं सर ऐसा क्यों है, व्हाई इज दैट, तो इसकी दो वजह हैं। एक तो जनरल वजह है वो तो सीधी सी बात है कि ऑब्वियसली सर 50% फ्रॉम द फादर साइड, ठीक है, फ्रॉम द मेल साइड एंड 50% फ्रॉम द फीमेल साइड। इसके अंदर वो है जेनेटिक कम्बिनेशन यानी जेनेटिक जितनी इन्फॉर्मेशन है उसका आधा बाप से आया है और आधा माँ से आया है, इसलिए ये डिफरेंट है। ऑब्वियसली 100% तो माँ बाप दोनों पे नहीं गए होंगे। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बाप और एक माँ यानी जो एक पेयर है एक कपल है उनके जितने बच्चे होने चाहिए वो फिर चलो उनसे नहीं मिलते लेकिन आपस में तो मिलते होने चाहिए ना। यानी अगर 50% बाप से आ गया 50% माँ से आ गया तो एक बच्चा, फिर 50% बाप से आ गया 50% माँ से आ गया तो दूसरा बच्चा, लेकिन ये दोनों तो आपस में सेम होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो 4 वजह हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं होता। सही है, यानी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं? दैट इज वी से दी वेरिएशंस ड्यू टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये वाली बातें आपको सारी बार बार सुनने को अभी मिलेंगी। मैं इसके 4 स्टेप्स भी आपको बताऊंगा। वेरिएशंस क्या हैं? चेंजेस इन दी खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दीलियाँ, एक जनरेशन की वही खसूसियात अपनी पिछली जनरेशन की उन्हीं खसूसियात से थोड़ी डिफरेंट है, इसको वेरिएशन कहते हैं। सही है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन इसलिए कि सर वेरिएशंस इसलिए आई हैं कि उनका जेनेटिक मटेरियल बदल गया है। अब वो बदलने के पीछे मैकेनिज्म क्या है? वो 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं जिनमें से अगर हम बात करें बेटा ड्यू टू 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो तो हमने कहा वेरिएशंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अगर आप गौर करें, आप 9th क्लास के नॉलेज को आप रिवाइज करें तो आपने देखा होगा कि वहाँ जब मियोसिस होती है, क्योंकि स्पर्म्स और एग्स मियोसिस से बनते हैं, तो वो जो मियोसिस जब होती है तो उसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिससे नया जेनेटिक कम्बिनेशन, नया जेनेटिक मेकअप बन जाता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो सेल्स आएंगे, जो उनसे जो स्पर्म्स बनेंगे या उनसे जो एग्स बनेंगे, उन एग्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो तरतीब होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं और जो जीन्स की जो मुख्तलिफ अलील्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं।
सही है। तो इस वजह से ये पहला फैक्टर है क्रॉस, आप पूरा लिखेंगे वेरिएशंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, आप ये पे हेडिंग दे के लिख सकते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन यानी स्पर्म्स और एग्स फॉर्मेशन द मियोसिस अकर्स एंड द during the meiosis the crossing over occurs which leads to the exchange of segments of DNA between the chromosomes which causes the formation या which leads to the formation of new combinations, और वो combinations जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो वो पेरेंट्स से उसको डिफरेंट कर देते हैं। ये पहला जो फैक्टर है दैट इज द वेरिएशन या जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन क्रॉसिंग ओवर। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपके सामने बनाऊं, पहले नंबर पे ये था, दूसरे नंबर पे अगर मैं आपके सामने बताऊं तो दैट इज बेटा म्यूटेशंस। म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन द डीएनए, चेंज इन डीएनए, स्पॉन्टेनियस चेंज इन द डीएनए। फर्ज किया उसमें होता यह है कि फर्ज किया ये एक डीएनए का एक धागा है, सीधा सीधा मैंने बना दिया, तो फर्ज किया इसके ऊपर टी टी ए जी सी ए टी जी सी ए टी सही फर्ज किया। अब अगर आप गौर करें तो इसके ये तीन ग्रुप होते हैं, आप जब इनसे आरएनए बनता है तो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि एक ए चेंज होकर इसकी जगह सी लग जाए, तो ये तरतीब बदल जाती है क्योंकि कोड बदलता है। तो जब आपने पहले पढ़ा था कि इसके ऊपर कोड्स लगे होते हैं डीएनए के ऊपर, फिर वो मैसेंजर आरएनए पे मुंतकिल होते हैं, तो उनसे जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि कोड बदलता है तो अमाइनो एसिड्स बदल जाते हैं, और अमाइनो एसिड्स बदलते हैं तो प्रोटीन्स भी बदल जाती हैं। तो ये है म्यूटेशन यानी चेंज इन द, इस ये मुख्तलिफ तरह की होती हैं, हम कहेंगे अब्रेजन्स, पॉइंट्स म्यूटेशंस, वो आगे 12वीं क्लास में आप कभी ज़िंदगी में पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी जो सिंपल जो सीक्वेंस है उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ये दीज कैन बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स और दीज कैन बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इवन म्यूटेशंस वाली तब्दीलियाँ क्रॉसिंग ओवर के दरमियान भी आती हैं। तो ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से नए कम्बिनेशन बनते हैं। जब नए कम्बिनेशन बनते हैं, नए रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं, और हम पढ़ रहे हैं कि वेरिएशंस क्यों आती हैं, अभी यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये अगर मैं आपको बताऊं, ये हेडिंग आपने इस तरह लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आप गौर करें तो फ़र्ज़ किया एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसमें बहुत सारे स्पर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे स्पर्म्स में सारे स्पर्म्स का फ़र्ज़ किया वो अगर एक फ़र्ज़ किया वो है जी 1 मिलियन स्पर्म्स है, ठीक है। तो 1 मिलियन स्पर्म्स में मतलब ये है कि हर एक स्पर्म का जेनेटिक कम्बिनेशन अलग है, डिफरेंट है। जब 1 मिलियन स्पर्म्स का डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन होता है तो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म एग के साथ मिलता है, यानी हम कहेंगे 1 फ्रॉम या ऑफ अ मिलियन स्पर्म्स इज एबल टू फर्टिलाइज द एग। एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, और ये उन सारों में से कौन सा होगा, कितना डिफरेंट आ गया जेनेटिक कम्बिनेशन। हर बच्चे की बारी एक ही क्रोमोसोम तो नहीं आ सकता, एक ही स्पर्म तो नहीं आ सकता, तो इसलिए ये डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है दैट इज़ द जीन फ्लो। समटाइम बेटा एक ही, मैंने आपको कहा था कि एक ट्रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय कम से कम 2 जीन्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समटाइम होता ये है कि एक ही ट्रेट के कुछ और जीन्स किसी और पॉपुलेशन से, फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक कुछ इंसानों की पॉपुलेशन रहती है या जानवरों की, यहाँ पे एक दूसरी पॉपुलेशन रहती है, ये P2 है, ये P1 है, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट हो गए, ठीक है, वो इधर आ गए। जब ये लोग माइग्रेट हुए तो ऑब्वियसली सबका जेनेटिक कम्बिनेशन तो था, उनकी अपनी सेल्स है, वो जिंदा चीज़ें हैं, उनके सेल्स हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की डिफरेंट कम्बिनेशन है, उनके अंदर कुछ जीन्स जो हैं वो इस पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन में आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि इस पॉपुलेशन में जब जो जीन्स आते हैं वो अगर आप गौर करें तो वो जीन्स, वो लोग आगे शादियां करेंगे इधर, तो उन लोगों की
जो जेनेटिक कम्बिनेशन है वो इस पॉपुलेशन 2 जो सेकंड पॉपुलेशन है उसके अंदर उनका इन्फ्लक्स हो गया उनके जीन्स का, इसे कहते हैं जीन फ्लो फ्रॉम। इससे क्या होता है कि हर एक कम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, सही है। सो दिस इज व्हाट वी से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के जी जीन फ्लो क्या, यानी ये 4 इंपॉर्टेंट वजह हैं। नंबर 1 इज द जेनेटिक वेरिएशंस ड्यूरिंग द मियोसिस, यानी ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर। नंबर 2 व्हाट वी से दैट इज द म्यूटेशंस इन द डीएनए। नंबर 3 व्हाट वी से दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बड़ी कम होती है। और नंबर 4 इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो वेरिएशंस होती हैं इनकी कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने बात की वेरिएशन क्या थी, वेरिएशन क्यों आती है, 4 फैक्टर्स उसके इंपॉर्टेंट। और अब वेरिएशंस की टाइप्स, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अगर आप गौर करें तो वेरिएशंस की 2 टाइप्स होती हैं, हम कहेंगे कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। ये जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अगर मैं आपको समझाऊं तो जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं ना, पहले हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो होती हैं जिनमें कंट्रास्ट हो, जिनकी सिर्फ 2 फिनोटाइप हो या 2 से ज़्यादा भी हों, तो यानी ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है तो उसमें 4 हैं, ठीक है। लेकिन जो भी उनकी फिनोटाइप्स हो वो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप हो। डिस्टिंक्ट फिनोटाइप से मुराद ये है, ये ना हो या ये ब्लैक हो या ये वाइट हो, ये ना हो कि जी भाई थोड़ा सा ब्लैक है तो थोड़ा सा वाइट है, या ज़्यादा ब्लैक है थोड़ा वाइट है, ऐसा कुछ मिक्सचर ना हो, सही है। तो हम कहेंगे दीज ट्रेट्स हैव डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, यानी इनकी जो रिजल्ट आती है जो वो बिल्कुल क्लियर कट होती है और उसमें कंट्रास्ट होता है। और ये वो ट्रेट्स हैं, फॉर इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप एक ऐसा ट्रेट है जो कि या तो वो ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। ये नहीं है कि लाइक जी ये जो है ना जी ये ए भी है और ओ भी है, या ये जो है वो ए बी भी है, हल्का हल्का ओ भी है 50% ये है, या इसमें चारों ब्लड ग्रुप हैं थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप यानी या तो है या नहीं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक ऐसे आमतौर पे ट्रेट्स जो होते हैं ना वो दो जीन्स उनको कंट्रोल करते हैं, यानी आमतौर पे यूजुअली दे आर कंट्रोल्ड बाय 1 जीन पेयर, यानी सिंगल जीन पेयर। मैंने कहा था एक से ज़्यादा जीन पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पेयर तो होता ही है, तो ये एक से ज़्यादा जीन पेयर होते हैं। अब अगली बात याद रखिएगा, इन ट्रेट्स को दे कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन स्केल। अगर ये सफ़ेद है और वो ब्लैक है तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि ये कितना सफ़ेद है कितना ब्लैक है, नहीं, सही है। फ़र्ज़ किया या एक बंदा है या नहीं है, ये प्रोटीन उसकी बॉडी में बन रही है या नहीं बन रही, इसके दरमियान की कोई सूरत हाल नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं दे कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन द स्केल। जब मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा तो आपको ये वाले पॉइंट की समझ आएगी कि कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन द स्केल का मतलब क्या होता है। और आखिरी बात, environment has least effect इनके ऊपर, इन ट्रेड्स के ऊपर, इन वेरिएशंस के ऊपर इन्वायरमेंट का असर नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, सही है। और ये हमेशा आपको बार्स की शक्ल में होंगे, यानी या तो ये हैं या फिर ये वाले हैं, दरमियान वाली कोई सूरत हाल नहीं है, यानी या फिर यानी 50-50%, आधे वाइट है आधे ब्लैक है, यानी कि 10 में से 5 ब्लैक है 5 वाइट है, तो आपको समझ आ गया, ठीक है। वैसे तो स्किन कलर इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय दिस वैसे मैं, लेकिन मैं मटर के कलर की बात करूँ तो येलो ग्रीन की आप बात करें
तो फ़र्ज़ किया 3 गुना येलो थे, 1 पार्ट यानी वो ग्रीन थे। आपने पढ़ा ही है 3:1 होती है, 3/4 येलो, 1/4 ग्रीन। वो एक दरमियान की कोई सूरत हाल तो नहीं ना होती। या फिर मटर का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो या तो पर्पल होता है या वाइट होता है। ये तो नहीं ना जी ये दरमियान में उसने कहा नहीं मैं थोड़ा सा मिक्सचर निकलता हूँ, क्योंकि यानी ऐसे ट्रेड्स जो बिल्कुल क्लियर कट हों, जिसमें कंट्रास्टिंग डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हों, उनको आप स्केल नहीं कर सकते। वो या तो ये होगा या ये होगा, वरना नहीं होगा। सही है। और जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं ये उनके उलट होती हैं। एक तो नंबर 1 इनके अंदर हम कहेंगे इनके अंदर एक रेंज होती है, रेंज ऑफ फिनोटाइप्स। रेंज ऑफ फिनोटाइप से मुराद ये होगा कि जी जिस तरह घोड़ों के अंदर स्किन का कलर है, तो फर्स्ट किया हम कहेंगे जी ये है जी बिल्कुल ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक से थोड़ा सा और कम ब्लैक से थोड़ा और कम ब्लैक से फ्लां ग्रे, तो फिर फ्लां ग्रे, तो फिर फ्लां ग्रे, फिर और लाइट होता होता ग्रे ग्रे ग्रे, फिर ऑफ वाइट, फिर वाइट, फिर बड़ा वाइट, फिर चमक। समझ रहे ना? तो ये सारी एक पूरी ग्रुपिंग है। इंसानों का कद हमारी, अगर जब हम आप लोग क्लास में आएंगे तो हमारी क्लास में लाइक यहाँ से छोटे से छोटे कद वाला भी होगा और उससे बड़ा भी, उससे बड़ा भी, उससे बड़ा, इवन 1-1 इंच के फ़र्क से भी लोगों का कद हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी से कि इस केस के अंदर जो हमें ग्राफ मिलता है ना, वो हमें हमेशा इस तरह बेल शेप कर्व नज़र आती है, इस तरह। ऐसा क्यों होता है आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, अभी इसके उसके ऊपर बहस नहीं करनी, सिर्फ हमें उनका डिफरेंस बताना है। तो ये इनके अंदर रेंज होती है फिनोटाइप्स की। सही है। इसके अलावा दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स, यानी मोर देन 1 जीन पेयर। ठीक है। और उसके बाद दे कैन बी मेजर्ड ऑन स्केल। आप पता कर सकते हैं कि ये पिछले से कंपैरिजन में आपको पता लगा ये कितना वाइट है कितना ज़्यादा। ठीक है ना, आप इस तरह कर सकते हैं। और इनके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है। ये कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन द स्केल वाले की अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको इंसानों के कद की एग्जांपल दी है अभी क्लास में कि उनकी हाइट कितनी है इंसानों की, तो वो आपको हर एक वो मेजर्ड ऑन द स्केल आपको चलता रहता है, हाँ इतनी है इतनी है। इसी तरह फ्रूट यील्ड जो होती है, आप एक गंदम के आपने 100 एकड़ लगाई, हर एकड़ में बराबर पैदावार नहीं होती, हर एक बीज भी बराबर पैदावार नहीं देता। इसी तरह फ्रूट का जायका मीठा है, कितना मीठा है, तो सारे के सारे जो हैं वो लाइक अगर तो आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी हमने कटिंग ग्राफ्टिंग से दरख्त लगाए हैं तो फिर तो सारों का जायका सारे आमों का या सारे माल्टों का एक ही होगा एक बाग के अंदर। लेकिन अगर नेचुरली वो बने हैं यानी खुद ब खुद आपने उनको उगाया है तो उन सब का जायका एक जैसा भी नहीं होता। ये सारी एग्जांपल्स हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं बहुत थक गया हूँ वरना मैं आगे पढ़ाता। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।